हेलो दोस्तों, आज हम लोक से संबंधित अध्ययन करेंगे, अर्थात लोक के राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत तथा उसका सामाजिक समझौता, मानव प्रकृति और मानव स्वभाव आदि टॉपिकों के अंतर्गत लोक के विचारों का अध्ययन करेंगे। जॉन लोक का जन्म इंग्लैंड में समरसेट कैरिगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार लोक का जन्म इंग्लैंड में समरसेट कैरिगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता एक क्लर्क थे, अर्थात उनके पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पिता एक क्लर्क होते हुए भी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोक ने ऑक्सफोर्ड से एमए की उपाधि प्राप्त की, अर्थात उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और उसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही अध्यापन का कार्य मिल गया, अर्थात वे प्राध्यापक के पद पर वहीं काम करने लग गए। अध्यापन काल में लोक का संपर्क लॉर्ड शेफ्ट्सबरी से हुआ, जिसने उसे अपना गुप्त सचिव बना लिया। इस प्रकार लोक शेफ्ट्सबरी का गुप्त सचिव बन गया। इस कारण लोक को राजनीति का पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसे राजनीति का पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इंग्लैंड में सन 1688 ईस्वी में क्रांति हुई तो लोक ने इसका समर्थन किया। इस प्रकार 1688 ईस्वी में जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो लोक ने इसका समर्थन किया। इस क्रांति के समर्थन के कारण ही उसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। इस प्रकार लोक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये रहा है क्योंकि लोक ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया था। इस कारण लोक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। लोक अधिक समय तक जीवित न रह सका और 72 वर्ष की अवस्था में सन 1704 ईस्वी में यह विद्वान सदा के लिए चल बसा। इस प्रकार 1704 ईस्वी में लोक का देहावसान हो जाता है। लोक की रचनाएं। लोक ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों पर 30 से अधिक ग्रंथ लिखे। इस प्रकार लोक ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों पर 30 के लगभग ग्रंथ लिखे। राजनीति शास्त्र पर लिखे गए लोक के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो उनकी प्रथम पुस्तक है लेटर ऑन टॉलरेशन, ये 1689 में प्रकाशित हुई थी, तथा इनकी दूसरी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 में प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक है इनकी सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690 में प्रकाशित हुई। और लोक की चौथी पुस्तक थी थर्ड लेटर्स ऑन टॉलरेशन और उसकी 5वीं पुस्तक थी फोर्थ लेटर्स ऑन टॉलरेशन। इन सभी ग्रंथों में लोक का सबसे प्रमुख ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। इसके प्रथम खंड में लोक ने राजा के देवी अधिकारों और पदाधिकारों का खंडन किया है, अर्थात राजा के देवी अधिकारों का खंडन अपने ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लोक ने किया है। दूसरे खंड में उसने सरकार की उत्पत्ति, मानव स्वभाव और कार्य क्षेत्र का विशद विवेचन किया है, अर्थात इस पुस्तक के दूसरे खंड में उसने सरकार की उत्पत्ति अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, मानव का स्वभाव कैसा है और कार्य क्षेत्र का विशद विवेचन किया है। लोक अपने बहुत से विचारों के लिए लेखक रिचर्ड हुकर का ऋणी था, अर्थात लोक अपने
बहुत से विचारों के लिए लेखक रिचार्ड हुकर का ऋणी था और वह इसे स्वीकार भी करता था। अर्थात लोक रिचार्ड हुकर के विचारों को स्वीकार करता था। लोक हॉब्स के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और सामाजिक संविदा के सिद्धांत से सहमत था, जबकि लोक हॉब्स के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और सामाजिक संविदा के सिद्धांत से सहमत था, लेकिन हॉब्स के दर्शन के अधिकांश सिद्धांतों का विरोधी था। जबकि लोक हॉब्स के अधिकांश सिद्धांतों का विरोधी था। प्रोफेसर वाहन के अनुसार लोक की ट्रीटाइज एक दोनाली बंदूक है। अर्थात लोक की ट्रीटाइज एक दोनाली बंदूक है, जिसमें से एक फिल्मर तथा दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है। अर्थात उन्होंने अपनी पुस्तक में फिल्मर और हॉब्स दोनों का विरोध किया है। मानव स्वभाव, लोक का दर्शन मानव स्वभाव पर आधारित है। लोक का दर्शन है वो मानव स्वभाव पर आधारित है। अर्थात इसमें उसने अधिकांश मानव स्वभाव की चर्चा की है और मानव स्वभाव पर ही अपना दर्शन आधारित किया है। हॉब्स और लोक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। अर्थात हॉब्स और लोक के मानव संबंधी विचारों में आकाश पाताल का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि लोक को भी मानव के दुष्टतापूर्ण पहलू का साक्षात्कार हुआ था, जबकि लोक को भी अपने जीवन में मानव की दुष्टतापूर्ण व्यवहार का परिचय प्राप्त हुआ था। उसने अपने देश निर्वासन के समय कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। लोक ने भी अपने देश निर्वासन के समय कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया था, जिसके दौरान उसे मानव के दुष्टतापूर्ण स्वभाव का परिचय प्राप्त हुआ था। फिर भी लोक ने मानव के अच्छे स्वभाव का चित्रण किया था। फिर भी लोक ने अपने ग्रंथ में मानव के अच्छे स्वभाव का चित्रण किया है। उसके पीछे एक और तो पिता का स्नेहपूर्ण व्यवहार, एक और तो उसके पिता का स्नेहपूर्ण प्रेम भरा व्यवहार और मित्रों की सहानुभूति ने उसके हृदय में मानव स्वभाव की श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न कर दी। इसके पीछे यह रहा है कि उसके पिता का प्रेमपूर्ण व्यवहार और उसके मित्रों का सहानुभूति ने ही उसके हृदय में मानव स्वभाव की श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न कर दी कि मनुष्य अच्छा होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, वह सहयोगी होता है। हॉब्स ने मनुष्य के केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों के दर्शन किए थे। हॉब्स ने केवल मनुष्य के स्वभाव के पार्श्विक राक्षस प्रवृत्ति के दर्शन किए थे, जबकि लोक ने मानवीय गुणों पर बल दिया है। लोक ने मनुष्य को बुद्धिमान, सहयोगी तथा सामाजिक प्राणी बताया है। जबकि लोक ने मनुष्य को बुद्धिमान, सहयोगी तथा सामाजिक प्राणी बताया है। वह मनुष्य को समाजप्रिय एवं प्रेम तथा दया का पोषक माना है। उसने मनुष्य को समाजप्रिय एवं प्रेम तथा दया का पोषक माना है। मानव प्रकृति, जहाँ मनुष्य को हॉब्स ने कोरा पशु कहा है, वहाँ लोक का मनुष्य एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने वाला एवं नैतिक आचरण करने वाला प्राणी मानता है। अर्थात जहाँ मनुष्य को हॉब्स ने कोरा पशु कहा है, वहाँ लोक का मनुष्य एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने वाला एवं नैतिक आचरण करने वाला प्राणी है। यद्यपि हॉब्स के समान लोक भी मानता है कि संपूर्ण मानव क्रियाओं का स्रोत इच्छा है। अर्थात हॉब्स की भांति लोक भी मानता है कि संपूर्ण मानव क्रियाओं का स्रोत इच्छा है और इच्छा की संतुष्टि से सुख एवं इच्छा पूर्ति में बाधा, अर्थात इच्छा की संतुष्टि होती है या इच्छा की पूर्ति होती है, उसको सुख एवं इच्छा पूर्ति में बाधा से दुख की अनुभूति होती है एवं मानवीय कर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। मनुष्य को यह ज्ञान है कि सत्य बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। यह विवेक और ज्ञान ही उन्हें पशुओं से भिन्न बनाता है। अर्थात लोग कहता है कि संतुष्टि से सुख एवं इच्छा पूर्ति में बाधा से उत्पन्न होने से दुख की अनुभूति होती है एवं मानवीय कर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। अर्थात मनुष्य केवल सुख प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य को यह ज्ञान है
कि सत्य बोलना चाहिए। मनुष्य यह जानता है कि उसे सत्य बोलना चाहिए, किसी दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह विवेक और ज्ञान ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न बनाता है। इस प्रकार लोक मनुष्य की अच्छी प्रकृति का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था, लोक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन भी करता है। उसकी प्राकृतिक अवस्था होब्स की तुलना में उलट थी। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को घोर स्वार्थी, संघर्ष प्रिय और आसुरी गुणों से युक्त बताया है। अर्थात होब्स ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को घोर स्वार्थी, संघर्ष प्रिय और आसुरी गुणों से युक्त बताया है, जबकि लोक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, सहायता और रक्षा की अवस्था बताया है। अर्थात लोक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में शांति व्यवस्था विद्यमान थी, सद्भावना थी मनुष्यों में, तथा मनुष्य एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग और सहायता करते थे, और रक्षा की अवस्था बताया। अर्थात सहयोग और सद्भाव की स्थिति थी, इसमें मनुष्य बिल्कुल सुरक्षित था। मनुष्य शांति के साथ निवास करते थे, वे उस समय पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। अर्थात प्राकृतिक अवस्था मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, वे अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते थे और अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात वे अपना जीवन अपनी इच्छानुसार व्यतीत करते थे। प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक विधि द्वारा होता था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में जो भी नियंत्रण था वो प्राकृतिक विधि द्वारा होता था। उदाहरण स्वरूप, दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसे ही वह दूसरों का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में भी लोग होब्स की तुलना में मानव की प्राकृतिक अवस्था अच्छी मानता है, उसमें वह शांति, सहयोग, सद्भावना से रहता था। अर्थात प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक विधि के अनुरूप ही अपना जीवन। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की बात भी की है। अर्थात लोक ने प्राकृतिक अधिकार भी बताए हैं। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। लोक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जो इस प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार था जीवन का अधिकार। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार था, क्योंकि व्यक्ति के जन्म की जो घटना है या जीवन जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात जो प्रकृति प्रदान करती है उसे प्रकृति ही छीन सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जीवन को समाप्त करना या जीवन को छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति और राज्य को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उसने पहला प्राकृतिक अधिकार जीवन का अधिकार बताया है। दूसरा अधिकार लोक ने बताया स्वतंत्रता का अधिकार है। लोक का मानना है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। यहाँ तक माना जाता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके शरीर पर कोई भी धागा तक बंधा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार प्रकृति ने अगर जिसको स्वतंत्र पैदा किया है तो उस पर कोई व्यक्ति व राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दूसरा अधिकार उसने बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने, जीवन जीने आदि की स्वतंत्रताएं उसे प्राप्त थी। तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के बारे में भी लोग का मानना है कि मान लीजिए व्यक्ति का जब जन्म होता है, किसी भी परिवार में होता है, तो उस व्यक्ति को जन्म लेने से संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे एक धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेते ही वह संपत्ति का मालिक बन जाता है, उसी प्रकार अगर किसी गरीब के घर में अगर कोई जन्म लेता है बच्चा तो उसे संपत्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग का मानना है कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा ही प्रदान होता है। संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार की चर्चा लोक ने की है कि लोक ने अपने ग्रंथ ट्रीटाइज में इस बात पर जोर दिया है कि राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति के उन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करना है
जिनका उपभोग वे प्राकृतिक अवस्था में करते थे। अर्थात लोक का मानना है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति का जीवन, उनकी स्वतंत्रता, उसकी संपत्ति आदि की सुरक्षा करना है, क्योंकि व्यक्ति को यह अधिकार प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए थे। लोक द्वारा प्रतिपादित संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण। लोक इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को मानता है, क्योंकि लोक ने संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर लिया। अर्थात संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन निश्चित है, क्योंकि संपत्ति अगर है व्यक्ति के पास में तो जीवन का जीने का अधिकार भी है, और संपत्ति है तो उसे हर जगह घूमने फिरने, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने आदि की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए लोक ने माना है कि संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल होते हैं। आगे चलकर होता क्या है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम सिर्फ लोगों की सहमति और लोगों की स्वतंत्रता या लोगों की इच्छा पर निर्भर थे। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही उन नियमों की व्याख्या कर देते थे, अर्थात प्राकृतिक नियमों की अपनी इच्छा अनुसार ही व्याख्या कर देते थे। अतः कुछ कमज़ोर लोग थे, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी, उनके जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्ति छीन लेते थे, क्योंकि वे प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक से या अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर लेते थे। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की कुछ असुविधाएं थी जो इस प्रकार हैं। पहली असुविधा थी कि प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम और तो थे, लेकिन उसकी स्पष्ट कोई परिभाषा करने वाला नहीं थे कि प्राकृतिक नियम हैं क्या, उनकी पालना कैसे की जाए, इसकी व्याख्या को नहीं की गई थी। अर्थात प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरी थी कि उसकी परिभाषा करने वाला कोई योग्य अधिकारी नहीं था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाला कोई योग्य अधिकारी नहीं था, अर्थात कोई न्यायाधीश नहीं था या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्राकृतिक नियमों की व्याख्या कर सके। तीसरी असुविधा यह थी कि कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभावशाली रूप में उसे लागू करता, अर्थात प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाला व्यक्ति नहीं था, अर्थात राज्य का अभाव था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक नियमों को कोई लागू करने वाला प्रभावशाली व्यक्ति या राज्य की अनुपस्थिति थी। स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा, विवेक, आवश्यकता एवं स्वार्थ के अनुसार ही प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करते थे। लोक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने विवेक, अपनी आवश्यकता एवं अपने स्वार्थ के अनुसार ही प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करते थे, अर्थात वो अपने अनुकूल ही उन नियमों की व्याख्या कर देते थे। इस स्थिति में कुछ कमज़ोर लोगों, कुछ के साथ अन्याय होता था। इस कारण प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट परिभाषा नहीं हो पाती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के साथ अन्याय होता था, उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया, अर्थात एक प्रभावशाली व्यक्ति का निर्माण किया जो प्राकृतिक नियमों की व्याख्या कर सके। इस प्रकार राज्य का निर्माण एक सामाजिक समझौते के द्वारा होता है।